चैप्टर 5। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म होते हैं। मेरी युवावस्था की एक घटना इसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एक सर्दियों के दिन मैं अन्य लड़कों के साथ एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब रहा। बर्फ काफी गहरी थी और गर्म दक्षिणी हवा ने इसे हमारे उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त बना दिया था। हम गेंद फेंककर खुद का मनोरंजन करते थे जो एक निश्चित दूरी तक लुढ़कती थी, कमोबेश बर्फ जमा करती थी और हम इस खेल में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। अचानक एक गेंद सीमा से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जो बहुत बड़ी हो गई और फिर एक घर जितनी बड़ी हो गई और इतनी जोर से नीचे घाटी में गिरी कि जमीन हिल गई। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। उसके बाद कई हफ्तों तक हिमस्खलन की तस्वीर मेरी आंखों के सामने रही और मैं हैरान था कि इतनी छोटी सी चीज कैसे इतने बड़े आकार की हो सकती है। उस समय से ही दुर्बल क्रियाओं का आवर्धन मुझे आकर्षित करता रहा और जब कई वर्षों बाद मैंने यांत्रिक और विद्युत अनुनाद का प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया तो मुझे शुरू से ही इसमें गहरी दिलचस्पी थी। संभवतः यदि वह प्रारंभिक शक्तिशाली प्रभाव न होता तो मैं अपनी कुंडली से प्राप्त छोटी सी चिंगारी का अनुसरण नहीं कर पाता और अपना सर्वश्रेष्ठ आविष्कार कभी विकसित नहीं कर पाता, जिसका सच्चा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। बहुत से तकनीकी लोग, जो अपने विशेष विभागों में बहुत योग्य हैं, लेकिन पांडित्यपूर्ण भावना से ग्रसित और अदूरदर्शी हैं, ने दावा किया है कि प्रेरण मोटर को छोड़कर मैंने दुनिया को व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत कम दिया है। यह एक गंभीर गलती है। किसी नए विचार का मूल्यांकन उसके तत्काल परिणामों से नहीं किया जाना चाहिए। बिजली संचरण की मेरी वैकल्पिक प्रणाली एक मनोवैज्ञानिक क्षण में आई, जो दबावपूर्ण औद्योगिक प्रश्नों के लिए लंबे समय से खोजे जा रहे उत्तर के रूप में थी, और हालांकि काफी प्रतिरोध को दूर करना पड़ा और विरोधी हितों को सुलझाना पड़ा, हमेशा की तरह वाणिज्यिक परिचय में बहुत देरी नहीं की जा सकती थी। अब इस स्थिति की तुलना मेरे टरबाइनों के सामने आने वाली स्थिति से करें। किसी को ये सोचना चाहिए कि एक आदर्श मोटर की कई विशेषताओं वाले इतने सरल और सुंदर आविष्कार को एक बार में अपनाया जाना चाहिए और निस्संदेह समान परिस्थितियों में ऐसा होगा। लेकिन घूर्णन क्षेत्र का संभावित प्रभाव मौजूदा मशीनरी को बेकार बनाना नहीं था, इसके विपरीत यह इसे अतिरिक्त मूल्य प्रदान करना था। प्रणाली ने खुद को नए उद्यम के साथ साथ पुराने के सुधार के लिए उधार दिया। मेरी टरबाइन एक पूरी तरह से अलग चरित्र की उन्नति है। यह इस अर्थ में एक क्रांतिकारी बदलाव है कि इसकी सफलता का मतलब होगा उन पुराने प्रकार के प्राइम मूवर्स को त्यागना जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रगति धीमी होनी चाहिए और शायद सबसे बड़ी बाधा संगठित विरोध द्वारा विशेषज्ञों के मन में बनाई गई पूर्वाग्रही राय है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक निराशाजनक अनुभव हुआ जब मैं अपने मित्र और पूर्व सहायक चार्ल्स एफ. स्कॉट से मिला, जो अब येल में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था और मुझे अपने कार्यालय में थोड़ी बातचीत करने का मौका पाकर खुशी हुई। हमारी बातचीत स्वाभाविक रूप से मेरे टरबाइन पर आ गई और मैं बहुत अधिक गर्म हो गया। स्कॉट, मैंने कहा, एक शानदार भविष्य की कल्पना में बहकर मेरी टरबाइन दुनिया के सभी ताप इंजनों को खत्म कर देगी। स्कॉट ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और सोच समझकर दूसरी ओर देखा, जैसे कि वह मानसिक गणना कर रहा हो। इससे काफी मात्रा में कबाड़ बन जाएगा, उसने कहा और बिना एक और शब्द कहे चला गया। हालांकि मेरे ये और अन्य आविष्कार कदमों से अधिक कुछ नहीं थे एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना। उन्हें विकसित करते समय मैंने बस जन्मजात प्रवृत्ति का पालन किया, ताकि हमारी कहीं अधिक अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में कोई विशेष विचार किए बिना वर्तमान उपकरणों को बेहतर बनाया जा सके। आवर्धक ट्रांसमीटर वर्षों तक चलने वाले श्रम का उत्पाद था, जिसका मुख्य उद्देश्य उन समस्याओं का समाधान करना था जो मानव जाति के लिए मात्र औद्योगिक विकास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो नवंबर 1890 में मैंने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया था जो विज्ञान के इतिहास में दर्ज सबसे असाधारण और शानदार प्रयोगों में से एक था।
उच्च आवृत्ति धाराओं के व्यवहार की जांच करते हुए मैंने खुद को संतुष्ट किया था कि इलेक्ट्रोडलिस वैक्यूम ट्यूबों को रोशन करने के लिए एक कमरे में पर्याप्त तीव्रता का विद्युत क्षेत्र बनाया जा सकता है। तदनुसार सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर बनाया गया और पहला परीक्षण एक अद्भुत सफलता साबित हुआ। उस समय उन अजीब घटनाओं का क्या मतलब था, इसकी सराहना करना मुश्किल है। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज आम घटनाएं हैं। जब मेरी ट्यूबों को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, तो उन्हें आश्चर्य से देखा गया जिसका वर्णन करना असंभव था। दुनिया के सभी हिस्सों से मुझे तत्काल निमंत्रण मिले और मुझे कई सम्मान और अन्य चापलूसी वाले प्रलोभन दिए गए, जिन्हें मैंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन 1892 में मांग अप्रतिरोध्य हो गई और मैं लंदन चला गया, जहां मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की संस्था के सामने एक व्याख्यान दिया। इसी तरह के दायित्व के अनुपालन में मैं तुरंत पेरिस के लिए रवाना होने का इरादा रखता था, लेकिन सर जेम्स डेवर ने रॉयल इंस्टीट्यूशन के समक्ष मेरी उपस्थिति पर जोर दिया। मैं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, लेकिन महान स्कॉटिशमैन के जोरदार तर्कों के आगे आसानी से झुक गया। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर धकेल दिया और एक अद्भुत भूरे रंग के तरल पदार्थ का आधा गिलास पिलाया, जो सभी प्रकार के इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था और अमृत जैसा स्वाद था। अब, उन्होंने कहा, आप फैराडे की कुर्सी पर बैठे हैं और विस्की का आनंद ले रहे हैं जो वह पीते थे, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने मजबूत पेय के बारे में अपनी राय बदल दी थी। अगली शाम को रॉयल इंस्टीट्यूशन के सामने मेरा एक प्रदर्शन था, जिसके समापन पर लॉर्ड रेले ने दर्शकों को संबोधित किया और उनके उदार शब्दों ने मुझे इन प्रयासों में पहली शुरुआत दी। मैं अपने ऊपर बरसने वाले एहसानों से बचने के लिए लंदन और बाद में पेरिस से भाग गया और अपने घर की यात्रा की, जहां मैं सबसे दर्दनाक परीक्षा और बीमारी से गुजरा। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद मैंने अमेरिका में काम फिर से शुरू करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उस समय तक मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पास खोज करने की कोई खास प्रतिभा है, लेकिन लॉर्ड रेले, जिन्हें मैं हमेशा विज्ञान का आदर्श व्यक्ति मानता था, ने ऐसा कहा था, और अगर ऐसा था, तो मुझे लगा कि मुझे किसी बड़े विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस समय, जैसा कि अतीत में कई बार हुआ है, मेरे विचार मेरी माँ की शिक्षा की ओर मुड़ गए। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर, दिव्य सत्ता से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं, तो हम इस महान शक्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सभी सत्य की तलाश करना सिखाया था, इसलिए मैंने अगले कुछ महीने इस कार्य के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिए। एक दिन, जब मैं पहाड़ों पर घूम रहा था, मैंने एक आने वाले तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश की। आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी तरह बारिश में देरी हुई। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही पलों बाद बाढ़ आ गई। इस अवलोकन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि दोनों घटनाएं कारण और प्रभाव के रूप में निकटता से जुड़ी हुई थीं, और थोड़ा विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पानी के अवक्षेपण में शामिल विद्युत ऊर्जा नगण्य थी। बिजली का कार्य एक संवेदनशील ट्रिगर की तरह था। यहाँ एक शानदार संभावना थी उपलब्धि। यदि हम आवश्यक गुणवत्ता के विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके, तो ये पूरा ग्रह और इस पर अस्तित्व की स्थितियां बदल सकती हैं। सूर्य महासागरों के पानी को ऊपर उठाता है और हवाएं इसे दूर के क्षेत्रों में ले जाती हैं, जहां ये सबसे नाजुक संतुलन की स्थिति में रहता है। यदि इसे जब और जहां भी चाहें परेशान करना हमारे बस में होता, तो इस जीवन को बनाए रखने वाली धारा को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता था। हम शुष्क रेगिस्तानों की सिंचाई कर सकते हैं, झीलें और नदियां बना सकते हैं, और असीमित मात्रा में प्रेरक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यह मनुष्य के उपयोग के लिए सूर्य का दोहन करने का सबसे कुशल तरीका होगा। परिणति प्रकृति में मौजूद विद्युत शक्तियों के क्रम के विद्युत बलों को विकसित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। यह एक निराशाजनक कार्य प्रतीत हुआ, लेकिन मैंने इसे करने का मन बना लिया और 1892 की गर्मियों में इंग्लैंड के वॉटफोर्ड में अपने मित्रों से संक्षिप्त मुलाकात के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर तुरंत ही वह कार्य शुरू हो गया जो मेरे लिए और भी अधिक आकर्षक था,
क्योंकि बिना तारों के ऊर्जा के सफल संचरण के लिए उसी प्रकार का साधन आवश्यक था। इस समय मैंने बाइबल का और अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और प्रकाशित वाक्य में कुंजी खोजी। पहला संतोषजनक परिणाम अगले वर्ष के वसंत में प्राप्त हुआ, जब मैं अपने शंक्वाकार कुंडली के साथ लगभग 100 मिलियन वोल्ट 100 मिलियन वोल्ट के तनाव तक पहुंच गया, जिसे मैंने बिजली की चमक का वोल्टेज माना। 1895 में आग से मेरी प्रयोगशाला के नष्ट होने तक लगातार प्रगति हुई, जैसा कि टी.सी. मार्टिन के एक लेख से पता चलता है जो सेंचुरी मैगजीन के अप्रैल अंक में छपा था। इस आपदा ने मुझे कई तरह से पीछे धकेल दिया और उस वर्ष का अधिकांश समय योजना और पुनर्निर्माण में लगाना पड़ा। हालांकि जैसे ही परिस्थितियां अनुमति देती हैं, मैं काम पर वापस लौट आता हूं। हालांकि मुझे पता था कि बड़े आयामों के उपकरणों के साथ उच्च विद्युत प्रेरक बल प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे सहज ज्ञान था कि तुलनात्मक रूप से छोटे और कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मर के उचित डिजाइन द्वारा उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। फ्लैट सर्पिल के रूप में एक माध्यमिक के साथ परीक्षण करने में, जैसा कि मेरे पेटेंट में दर्शाया गया है, स्ट्रीमर की अनुपस्थिति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और यह पता लगाने में बहुत समय नहीं लगा कि यह मोड़ की स्थिति और उनकी पारस्परिक क्रिया के कारण था। इस अवलोकन से लाभ उठाते हुए मैंने काफी व्यास के मोड़ के साथ एक उच्च तनाव कंडक्टर का उपयोग करने का सहारा लिया, जो वितरित क्षमता को कम रखने के लिए पर्याप्त रूप से अलग था, जबकि एक ही समय में किसी भी बिंदु पर चार्ज के अनुचित संचय को रोकता था। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग ने मुझे 100 मिलियन वोल्ट से अधिक का दबाव पैदा करने में सक्षम बनाया, जो दुर्घटना के जोखिम के बिना प्राप्त करने योग्य सीमा के बारे में था। ह्यूस्टन स्ट्रीट में मेरी प्रयोगशाला में निर्मित मेरे ट्रांसमीटर की एक तस्वीर नवंबर 1898 के इलेक्ट्रिकल रिव्यू में प्रकाशित हुई थी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे खुले में जाना पड़ा और 1899 के वसंत में एक वायरलेस प्लांट के निर्माण की तैयारी पूरी करने के बाद मैं कोलोराडो चला गया, जहां मैं 1 साल से अधिक समय तक रहा। यहाँ मैंने अन्य सुधार और परिशोधन किए, जिससे किसी भी वांछित तनाव की धाराएं उत्पन्न करना संभव हो गया। जो लोग रुचि रखते हैं, वे जून 1900 की सेंचुरी मैगजीन में मेरे लेख मानव ऊर्जा में वृद्धि की समस्या में मेरे द्वारा किए गए प्रयोगों के संबंध में कुछ जानकारी पा सकते हैं, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है। मैं अपने आवर्धक ट्रांसफॉर्मर के विषय पर काफी स्पष्ट रहूंगा ताकि इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सके। सबसे पहले, यह एक अनुनाद ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें एक द्वितीयक है जिसमें उच्च क्षमता पर चार्ज किए गए भाग काफी क्षेत्र के होते हैं और वक्रता की बहुत बड़ी त्रिज्या के आदर्श आवरण सतहों के साथ अंतरिक्ष में व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से उचित दूरी पर होते हैं, जिससे हर जगह एक छोटा विद्युत पृष्ठ घनत्व सुनिश्चित करना, ताकि कंडक्टर के नंगे होने पर भी कोई रिसाव न हो। ये किसी भी आवृत्ति के लिए उपयुक्त है, कुछ से लेकर कई हजार चक्र प्रति सेकंड तक, और इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा और मध्यम दबाव की धाराओं या छोटे एम्परेज और अपार विद्युत चालक बल के उत्पादन में किया जा सकता है। अधिकतम विद्युत तनाव केवल उन सतहों की वक्रता पर निर्भर करता है जिन पर आवेशित तत्व स्थित हैं और बाद के क्षेत्र पर। मेरे पिछले अनुभव से देखते हुए विकसित संभावित वोल्टेज की कोई सीमा नहीं है, कोई भी राशि व्यावहारिक है। दूसरी ओर, एंटीना में कई हजार एम्पियर की धाराएं प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे प्रदर्शनों के लिए बहुत मध्यम आयामों के एक संयंत्र की आवश्यकता होती है। सैद्धांतिक रूप से 90 फीट से कम व्यास का एक टर्मिनल उस परिमाण का विद्युत चालक बल विकसित करने के लिए पर्याप्त है, जबकि सामान्य आवृत्तियों पर 2000-4000 एम्पियर की एंटीना धाराओं के लिए इसे 30 फीट व्यास से बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक सीमित अर्थ में, ये वायरलेस ट्रांसमीटर वह है जिसमें हर्ट्ज वेव विकिरण पूरी ऊर्जा की तुलना में पूरी तरह से नगण्य मात्रा है, जिसके तहत अवमंदन कारक अत्यंत छोटा है और उच्च क्षमता में एक बहुत बड़ा चार्ज संग्रहीत है। इस तरह के सर्किट को तब किसी भी तरह के आवेगों से उत्तेजित किया जा सकता है, यहाँ तक कि कम आवृत्ति के भी, और यह एक ऑल्टरनेटर की तरह साइनसोइडल और निरंतर दोलन देगा। हालांकि शब्द के सबसे संकीर्ण महत्व में लिया गया, यह एक अनुनाद ट्रांसफॉर्मर है जो इन गुणों को रखने के अलावा ग्लोब और उसके विद्युत स्थिरांक और गुणों को फिट करने के लिए सटीक रूप से आनुपातिक है,
जिसके कारण ये डिज़ाइन ऊर्जा के वायरलेस ट्रांसमिशन में अत्यधिक कुशल और प्रभावी बन जाता है। तब दूरी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, प्रेषित आवेगों की तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है। एक सटीक गणितीय नियम के अनुसार विमान से दूरी के साथ क्रियाओं को बढ़ाना भी संभव है। यह आविष्कार वायरलेस ट्रांसमिशन की मेरी विश्व प्रणाली में शामिल कई आविष्कारों में से एक था, जिसका व्यावसायीकरण मैंने 1900 में न्यूयॉर्क लौटने पर किया था। मेरे उद्यम के तात्कालिक उद्देश्यों के बारे में उस अवधि के एक तकनीकी कथन में उन्हें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, जिसे मैं उद्धृत करता हूँ। विश्व प्रणाली आविष्कारक द्वारा लंबे समय तक जारी शोध और प्रयोग के दौरान की गई कई मूल खोजों के संयोजन से उत्पन्न हुई है। यह न केवल दुनिया के सभी हिस्सों में किसी भी तरह के संकेतों, संदेशों या वर्णों के तात्कालिक और सटीक वायरलेस प्रसारण को संभव बनाता है, बल्कि मौजूदा टेलीग्राफ, टेलीफोन और अन्य सिग्नल स्टेशनों को उनके वर्तमान उपकरणों में किसी भी बदलाव के बिना आपस में जोड़ना भी संभव बनाता है। इसके माध्यम से, उदाहरण के लिए, यहाँ एक टेलीफोन ग्राहक पृथ्वी पर किसी भी अन्य ग्राहक को कॉल कर सकता है और बात कर सकता है। एक सस्ता रिसीवर, जो घड़ी से बड़ा नहीं होता, उसे कहीं भी, जमीन या समुद्र पर, किसी अन्य स्थान पर दिए गए भाषण या बजाए गए संगीत को सुनने में सक्षम करेगा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। ये उदाहरण केवल इस महान वैज्ञानिक प्रगति की संभावनाओं का अंदाजा देने के लिए दिए गए हैं, जो दूरी को नष्ट कर देता है और उस आदर्श प्राकृतिक कंडक्टर, पृथ्वी को उन सभी असंख्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराता है जो मानव सरलता ने एक लाइन वायर के लिए खोजे हैं। इसका एक दूरगामी परिणाम ये है कि एक या एक से अधिक तारों, स्पष्ट रूप से सीमित दूरी पर, के माध्यम से संचालित होने में सक्षम किसी भी उपकरण को उसी तरह कृत्रिम कंडक्टर के बिना और उसी सुविधा और सटीकता के साथ उन दूरियों पर संचालित किया जा सकता है, जिन पर पृथ्वी के भौतिक आयामों द्वारा लगाए गए सीमाओं के अलावा कोई अन्य सीमा नहीं है। इस प्रकार, न केवल संचरण की इस आदर्श विधि से वाणिज्यिक शोषण के लिए पूरी तरह से नए क्षेत्र खुलेंगे, बल्कि पुराने क्षेत्र भी काफी हद तक विस्तारित होंगे। विश्व प्रणाली निम्नलिखित आयात और आविष्कारों और खोजों के अनुप्रयोग पर आधारित है। एक टेस्ला ट्रांसफॉर्मर, ये उपकरण बिजली के उत्पादन में है युद्ध में बारूद की तरह क्रांतिकारी कंपन। सामान्य तरीकों से उत्पन्न की गई धाराओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली धाराएं और 100 फीट से अधिक लंबी चिंगारियां इस तरह के उपकरण के साथ आविष्कारक द्वारा उत्पन्न की गई हैं। 2 आवर्धक ट्रांसमीटर, ये टेस्ला का सबसे अच्छा आविष्कार है। एक अनोखा ट्रांसफॉर्मर विशेष रूप से पृथ्वी को उत्तेजित करने के लिए अनुकूलित है, जो दूरबीन द्वारा खगोलीय अवलोकन के दौरान विद्युत ऊर्जा के संचरण में है। इस अद्भुत उपकरण के उपयोग से उन्होंने पहले से ही बिजली की तुलना में अधिक तीव्रता की विद्युत गति स्थापित की है और पृथ्वी के चारों ओर 200 से अधिक तापदीप्त लैंपों को जलाने के लिए पर्याप्त धारा प्रवाहित की है। 3 टेस्ला वायरलेस सिस्टम, इस सिस्टम में कई सुधार शामिल हैं और यह बिना तारों के दूरी तक किफ़ायती तरीके से विद्युत ऊर्जा संचारित करने का एकमात्र ज्ञात साधन है। आविष्कारक द्वारा कोलोराडो में स्थापित किए गए एक बहुत ही सक्रिय प्रायोगिक स्टेशन के संबंध में सावधानीपूर्वक किए गए परीक्षणों और मापों ने ये प्रदर्शित किया है कि किसी भी वांछित मात्रा में बिजली पहुंचाई जा सकती है, यदि आवश्यक हो तो पूरी दुनिया में कुछ प्रतिशत से अधिक नुकसान के साथ। 4 वैयक्तिकरण की कला, टेस्ला का यह आविष्कार आदिम ट्यूनिंग के लिए है, जो परिष्कृत भाषा स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए है। ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों पहलुओं में संकेतों या संदेशों के प्रसारण को पूरी तरह से गुप्त और अनन्य बनाता है, यानी गैर हस्तक्षेप करने वाला और साथ ही गैर हस्तक्षेप करने वाला। प्रत्येक संकेत एक अचूक पहचान के व्यक्ति की तरह है और स्टेशनों या उपकरणों की संख्या की वस्तुतः कोई सीमा नहीं है जिन्हें थोड़ी सी भी आपसी गड़बड़ी के बिना एक साथ संचालित किया जा सकता है। 5 स्थलीय स्थिर तरंगें, इस अद्भुत खोज का, जिसे लोकप्रिय रूप से समझाया गया है, अर्थ है कि पृथ्वी निश्चित पिच के विद्युत कंपनों के प्रति उसी तरह से प्रतिक्रिया करती है जैसे ध्वनि की कुछ तरंगों के प्रति ट्यूनिंग कांटा। ग्लोब को शक्तिशाली रूप से उत्तेजित करने में सक्षम ये विशेष विद्युत कंपन वाणिज्यिक रूप से और कई अन्य मामलों में बहुत महत्व के असंख्य उपयोगों के लिए खुद को उधार देते हैं। प्रथम विश्व प्रणाली बिजली संयंत्र को 9 महीनों में चालू किया जा सकता है।
इस बिजली संयंत्र के साथ 10 मिलियन हॉर्स पावर तक की विद्युत गतिविधियों को प्राप्त करना व्यावहारिक होगा और इसे बिना किसी उचित खर्च के यथासंभव अधिक से अधिक तकनीकी उपलब्धियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें निम्नलिखित हैं: 1. दुनिया भर में मौजूदा टेलीग्राफ एक्सचेंजों या कार्यालयों का अंतर संयोजन। 2. एक गुप्त एवं हस्तक्षेप रहित सरकारी टेलीग्राफ सेवा की स्थापना। 3. विश्व भर में सभी मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों या कार्यालयों का अंतर संबंध। 4. प्रेस के साथ मिलकर टेलीग्राफ या टेलीफोन द्वारा सामान्य समाचार का सर्वव्यापी वितरण। 5. विशेष निजी उपयोग के लिए खुफिया जानकारी प्रेषित करने की ऐसी विश्व प्रणाली की स्थापना। 6. विश्व के सभी स्टॉक टिकरों का अंतर संबंध और संचालन। 7. संगीत वितरण आदि की विश्व प्रणाली की स्थापना। 8. सस्ती घड़ियों द्वारा घंटे का संकेत देकर समय का सार्वभौमिक पंजीकरण। खगोलीय परिशुद्धता और किसी भी प्रकार के ध्यान की आवश्यकता नहीं। 9. टाइप या हस्तलिखित अक्षरों, पत्रों, चेकों आदि का विश्वव्यापी प्रसारण। 10. एक सार्वभौमिक समुद्री सेवा की स्थापना, जिससे सभी जहाज़ों के नाविकों को बिना कंपास के भी सही दिशा में चलने, सटीक स्थान, समय और समय का पता लगाने तथा टकरावों और आपदाओं आदि को रोकने में सक्षम बनाया जा सके। 11. भूमि और समुद्र पर विश्व मुद्रण की प्रणाली का उद्घाटन। 12. फोटोग्राफिक चित्रों और सभी प्रकार के रेखाचित्रों या अभिलेखों का विश्वव्यापी पुनरुत्पादन। मैंने छोटे पैमाने पर, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त, वायरलेस ट्रांसमिशन में शक्ति का प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा। इनके अलावा मैंने अपनी खोजों के अन्य और अतुलनीय रूप से अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख किया, जिन्हें भविष्य में किसी तिथि पर प्रकट किया जाएगा। लॉन्ग आइलैंड पर एक संयंत्र बनाया गया था, जिसमें 187 फीट ऊंचा एक टॉवर था, जिसमें लगभग 68 फीट व्यास का एक गोलाकार टर्मिनल था। ये आयाम वस्तुतः किसी भी मात्रा में ऊर्जा के संचरण के लिए पर्याप्त थे। मूल रूप से केवल 200 से 300 किलोवाट प्रदान किए गए थे, लेकिन मेरा इरादा बाद में कई हजार हॉर्स पावर का उपयोग करने का था। ट्रांसमीटर को विशेष विशेषताओं के एक तरंग जटिल का उत्सर्जन करना था और मैंने किसी भी मात्रा में ऊर्जा के टेलीफोन नियंत्रण की एक अनूठी विधि तैयार की थी। टॉवर 2 साल पहले 1917 नष्ट हो गया था, लेकिन मेरी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है और कुछ विशेषताओं में सुधार करके एक और बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं व्यापक रूप से प्रसारित रिपोर्ट का खंडन करना चाहूंगा कि सरकार ने इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जो युद्ध की स्थितियों के कारण उन लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा कर सकती थी जो यह नहीं जानते होंगे कि 30 साल पहले मुझे अमेरिकी नागरिकता का सम्मान दिलाने वाले कागजात हमेशा एक तिजोरी में रखे जाते हैं, जबकि मेरे आदेश, डिप्लोमा, डिग्री, स्वर्ण पदक और अन्य सम्मान पुराने बक्सों में पैक करके रखे जाते हैं। अगर इस रिपोर्ट का कोई आधार होता, तो मुझे टॉवर के निर्माण में खर्च की गई बड़ी रकम वापस मिल जाती। इसके विपरीत, इसे संरक्षित रखना सरकार के हित में था, खासकर इसलिए क्योंकि इससे दुनिया के किसी भी हिस्से में पनडुब्बी का पता लगाना संभव हो जाता। मेरा संयंत्र, सेवाएं और मेरे सभी सुधार हमेशा अधिकारियों के नियंत्रण में रहे हैं और यूरोपीय संघर्ष के शुरू होने के बाद से मैं हवाई नेविगेशन, जहाज प्रणोदन और वायरलेस ट्रांसमिशन से संबंधित अपने कई आविष्कारों पर बलिदान देकर काम कर रहा हूं, जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वे जानते हैं कि मेरे विचारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों में क्रांति ला दी है और मुझे नहीं पता कि इस संबंध में कोई ऐसा आविष्कारक रहा हो जो मेरे जितना भाग्यशाली रहा हो, विशेष रूप से युद्ध में अपने सुधारों के उपयोग के संबंध में। मैंने पहले भी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने से परहेज किया है, क्योंकि जब पूरी दुनिया भयंकर संकट में थी, तो निजी मामलों पर बात करना अनुचित लगा। मेरे पास पहुंची विभिन्न अफवाहों के मद्देनज़र मैं ये भी कहना चाहूँगा कि श्री जे. पियरपोंट मॉर्गन ने मेरे साथ व्यावसायिक रूप से दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसी उदारता से काम लिया, जिस तरह से उन्होंने कई अन्य अग्रदूतों की मदद की है। उन्होंने अपने उदार वादे को अक्षरशः पूरा किया और उनसे इससे अधिक की उम्मीद करना सबसे अनुचित होगा। उन्हें मेरी उपलब्धियों का बहुत सम्मान था और उन्होंने मुझे इस बात का पूरा भरोसा दिलाया कि मैं जो करने के लिए निकला था, उसे अंततः हासिल करने की मेरी क्षमता में उन्हें पूरा विश्वास है।
मैं कुछ संकीर्ण सोच वाले और ईर्ष्यालु व्यक्तियों को मेरे प्रयासों को विफल करने का संतोष देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये लोग मेरे लिए एक भयानक बीमारी के कीटाणुओं से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रकृति के नियमों के कारण मेरी परियोजना में बाधा आई। दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। ये समय से बहुत आगे था, लेकिन अंत में वही नियम प्रबल होंगे और इसे एक विजयी सफलता बनाएंगे।